गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अनुज कुमार हर्षित गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? विवेक गुड मॉर्निंग। अनंत आदित्य शोके गुड मॉर्निंग। श्रुति उदय अर्जुन फुरकान गुड मॉर्निंग। कुणाल अविरल ईशान अमन हरिओम सिद्धि सुमित अल्फा श्रेयश मोनू आदित्य गुड मॉर्निंग। शिखा क्या हाल चाल है भाई सब लोगों के? रुद्र गुड मॉर्निंग। लक्ष्मी प्रिंस देवांश अदिति विनायक गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साहिल देवजीत अनिरुद्ध लक्ष्य कृतिका गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। खुशी गुड मॉर्निंग। आकाश देवेश जीत कृति समृद्धि गुड मॉर्निंग। शिवा यश ऋतिका गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भाई कैसे हो सब लोग? जिसको कह दिया उसको भी गुड मॉर्निंग, जिसको नहीं कहा उसको भी गुड मॉर्निंग। भाई चैट जब प्रिया गुड मॉर्निंग, लक्ष्य गुड मॉर्निंग, श्रेया गुड मॉर्निंग, मृदुल गुड मॉर्निंग, करण राजीव त्रिशा सकीना आस्था अरविंद राजन दीपांशु खुशी सब लोग अब रिपीट मार रहे हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? कैसी जिंदगी गुजर रही है? लाइफ कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सब लोगों के? जल्दी से बता दो भाई, सब लोग खुश हो? सही चल रहा है? लग रहा है इस बार कुछ देश के लिए करके दिखाओगे तुम लोग, हैं? कुछ कुछ करोगे इस बार तुम लोग? मेहनत करनी पड़ेगी भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सब लोगों को गुड मॉर्निंग भाई। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। नाइस। एक बच्चा कह रहा था गुड मॉर्निंग सर, ठीक ठाक है। नो वॉइस, राइट, नो वॉइस। इसका तो अब देखो, इसको फौरन चेक करवाओ, है ना? इस बात को फौरन चेक करवाओ क्योंकि इसमें जो है दिक्कत होती है। अगर अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो डॉक्टर को दिखाओ फौरन के फौरन। इसमें अननेसरी टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि आगे भी तो बहुत सारी जगहों पर इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी से कोई सवाल पूछा एग्जाम में, उसने जवाब बताया और आपको सुनाई नहीं दिया, आप समझ रहे? तो क्या फायदा हुआ फिर चीटिंग करने का? तो इसलिए जो है अपने फौरन डॉक्टर को चेक करवाओ अगर आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देवजीत हार्दिक प्रियंका गुड मॉर्निंग। समीर कृष्णा गुड मॉर्निंग। नैन्सी आदित्य ऋषभ अमन सबको गुड मॉर्निंग। उमंग गुड मॉर्निंग। लल्लू गुड मॉर्निंग। ठीक। हाँ, क्या हाल चाल है भाई? मेरा नाम नहीं लिया? अरे यार वो बड़ी तेजी से निकल जाता है यार, भूल जाता हूं। देखना कई बार वो नाम पढ़ने में भी नहीं आते, है ना? तो चेतन रवि यश गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो चलिए काम की बात शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन था वो बड़ा बेसिक सा एक डिस्कशन कर रहे थे जिसमें यार आज जो है वो होमवर्क वाला काम फिर नहीं कर पाया मैं। वो तुम लोग को वो जो फर्स्ट क्लास में होमवर्क दिया था वो होमवर्क मैं ही नहीं कर पा रहा हूं। आज जो है मेरे पास जो स्लाइड्स हैं उसमें वो होमवर्क ही नहीं है। तो खैर वो इतना बेसिक है कि उसमें मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी यार कराना तो है ही, तो अगली क्लास में लेके आऊंगा, ध्यान से लेके आऊंगा, है ना? खैर ऐसा कुछ खास नहीं है उसके अंदर। हाँ, जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वो मेरे पास है, तो उसमें से एक दो सवाल मैं करूंगा। लेकिन जो मेन काम था लास्ट क्लास का ना, वो ये नहीं था। लास्ट क्लास का जो मेन मेन काम था वो कुछ और था। वो ये था कि भाई मुझे कुछ फॉर्मूले वगैरह तो नहीं आते, लेकिन मुझे एक बेसिक सी आइडिया है कि किसी भी सैंपल का अगर वेट पता हो और वो सैंपल जिन लोगों ने बनाया है उसका वेट पता हो, तो मैं ये निकाल सकता हूं कि वो लोग कितने हैं। आप समझ मेरी बात को? जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक जैसे मैं बोल भी रहा था, एक बॉक्स के अंदर 100 किलो का एक बॉक्स है और उसमें एक एक किलो के एप्पल्स रखे गए, और आपसे पूछा जाए कि टोटल एप्पल्स कितने हैं, तो फिर आप टोटल वेट को एक एप्पल के वेट से डिवाइड कर देते थे। अगर आपने टोटल भार को एक एप्पल के भार से भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आपको मस्त नंबर ऑफ एप्पल्स मिल जाएंगे। ये हमारा काम का था, है ना? ये हमारा काम का था। क्लियर है? हाँ, एक आंसर गलत है, वो कोई बात नहीं है, जो एक सब चलता है, समझा करो बात को। प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह सब होती रहती है, हम कर लेंगे, अभी उसको चेक कर लेंगे। बहरहाल जो काम की बात थी वो ये है, एफएसजीएच क्या है? एक आदमी पूछ रहा है एफएसजीएच क्या है? ढूंढो ढूंढो, चारों तरफ ढूंढो, मिलेगा कहीं ना कहीं। खैर, तो हाँ, तो इसलिए जो काम की बात थी वो ये थी कि एक आइडिया तो लग गया है कि सर मुझे अगर ये पता चल जाए कि जिस चीज का भी सैंपल है वो कितने हैं, तो मैं और भी बहुत कुछ निकाल सकता हूं, क्योंकि वो चीज, उस चीज के अंदर प्रोटॉन होते हैं, एटम्स होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो जो चीज है मेरी, उस चीज के अंदर बचे हुए बाकी जो चीजें हैं वो सारी चीजें मैं कैलकुलेट कर सकता हूं।
जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई साहब जो है हमारे पास एक बक्सा है, उस बक्से में एक एक किलो के सेब रखे हैं, 100 किलो का बॉक्स है, आप बताइए एप्पल्स कितने रखे। तो एक बच्चा फटाक से आंसर निकालेगा कि भाई 100 को एक से डिवाइड कर दीजिए, टोटल वेट को एक एप्पल के वेट से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ एप्पल्स मिल जाएंगे। चलिए ठीक है सर। अब जैसे ही एप्पल्स मिलेंगे तो हो सकता है वो आपसे पलट के पूछे कि भाई ये बताइए, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक एप्पल में एक पत्ती लटक रही है, एक एप्पल में एक पत्ती लटक रही है, बताइए टोटल लीव्स कितनी है। टोटल लीव्स कितनी है, तो क्योंकि एक एप्पल में एक लीव है और टोटल एप्पल 100 है, तो इसका मतलब 100 लीव्स है। ये भी बिल्कुल सही है सर, ये तो हमारा छोटा भाई बता देगा। ठीक। दूसरा, वो अगर मुझसे ही कहे कि भाई एक एप्पल में 2 काले रंग के बीज हैं, 2 काले रंग के बीज हैं, अब बताइए टोटल काले रंग के बीज कितने हैं। तो अगर 2 काले रंग के बीज हैं और एप्पल आपने सबसे पहले निकाल लिए 100, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके आपको 200 काले रंग के बीज मिल जाएंगे। ये भी सही है सर, 100 इंटू 2 200। यानी सबसे पहले आपने नंबर ऑफ एप्पल्स निकाले, नंबर ऑफ एंटिटीज निकाली, और फिर उस एक एंटिटी में क्या क्या दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करके आपने बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दी। अगर वो कहता है कि भाई मेरे पास जो एप्पल है उसमें 2 हरे रंग के बीज भी हैं, अब जब 2 हरे रंग के बीज हैं तो टोटल हरे वाले 200 हो जाएंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, जो कि जिसमें केमिस्ट्री कहीं नहीं है, अननेसेसरी उसके अंदर केमिस्ट्री ठूस ठास के मोल टोल डोल करके आपने उसको बर्बाद कर रखा है। लेकिन सर देखिए ऐसा है, बेहतर तरीका क्या है, या फिर ये तो एक जनरल डिस्कशन हो गई जो आप हमसे कल की क्लास में करने की बात कर रहे थे, तो हमने ये जनरल डिस्कशन समझ लिया और मुझे ओवरऑल बात भी समझ में आ गई है कि जब कभी, और जेई ने एडवांस तक के लेवल पर ये सवाल पूछे हैं कि बताइए काले वाले बीज कितने हैं, हरे वाले बीज कितने हैं, मतलब सर प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, वही काले नीले बीज जिसे आप कहते हैं, तो वो आप हमसे जेई लेवल पे पूछा जा चुका है, एडवांस लेवल तक पे पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब सर मुझे करना तरीका पता चल गया, करने का तरीका पता चल गया। हाँ, अब चैट बंद कर देनी चाहिए ना, क्योंकि अब तुम लोग जो है गंदी गंदी बातें लिखोगे, उल्टी सीधी बातें करोगे, आपस में बातें करने लगते हैं। तुम कहां से हो, तो उधर से जवाब आएगा मैं तो महाराष्ट्र से हूं। अरे मैं भी महाराष्ट्र से हूं। तुम महाराष्ट्र में कहां से हो? मैं महाराष्ट्र में बॉम्बे से। अरे मैं भी बॉम्बे से हूं। बॉम्बे में का, तुम्हारी तो ऐसी बातें शुरू हो जाएंगी जैसे बिल्कुल अगल बगल बैठ के क्लास कर रहे हैं। हाँ खैर, तो मैं ये कह रहा हूं कि तो एक आइडिया, रफ आइडिया लग गया है सैंपल की एनालिसिस करने का, कि कोई भी सैंपल अगर दिया जाए तो उस सैंपल में कितने एप्पल हैं, कितने उसके अंदर, एप्पल का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, उनमें कितने प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो एक आइडिया है उसको करने का तरीका हमें समझ में आ गया कि सबसे पहले आप मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एंटिटीज निकाल के दिखाइए, ताकि मैं मल्टीप्लाई कर करके बाकी सारी चीजें निकाल सकूं। ये कल मैं सिखाना चाह रहा था तुम्हें। ठीक। अच्छा, नंबर ऑफ एंटिटीज निकालने का कल भी हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत तरीका निकल के आया था, जो हमारे छोटे भाई ने हमें बताया था कि भैया अजीब बेवकूफ आदमी हो, टोटल बक्सा 100 किलो का है और 1 किलो का एप्पल रखे हैं, तो 100 को 1 से डिवाइड करोगे तभी तो आपको नंबर ऑफ सेब का पता चलेगा, नंबर ऑफ एप्पल्स का पता चलेगा। ये बात हमें छोटे भाई ने बताई। ठीक। अब आज मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, एक दो सवाल करने के बाद थोड़ा सा इस चीज को चेंज करेंगे, बातों को एक नई डायरेक्शन में चीजों को लेके जाएंगे। नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट करने के एक और तरीके के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव है और आगे हम इसी का यूज भी करते हैं। तो फिर सर कल आपने जो तरीका बताया था कि एक एप्पल के वेट से डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ एप्पल्स मिल जाएंगे, इसका इस्तेमाल कब करेंगे? तो मैं तुम्हें वो दोनों बातें बताऊंगा। दोनों बातें बताने का पर्पस सिर्फ इतना है ताकि तुम कभी गलती ना करो। अदरवाइज जो लल्लू है, जो बिल्कुल ही बेवकूफ लोग हैं, वो एक ही तरीका पढ़ के जाते हैं क्योंकि किताबों में वही तरीका बताया जाता है, और वो एक सवाल में फंस जाते हैं जो मैंने कल तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी। बहुत सारे बच्चे जो जानते हैं कि नहीं सर पहले मोल आएंगे और उसके बाद नंबर ऑफ एंटिटीज निकालेंगे, तो वो कल 52U का एक सैंपल मैंने दिया था, याद है तुम्हें? 52U का एक सैंपल दिया गया था हीलियम का, और पूछा गया था नंबर ऑफ हीलियम कितने हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसी में बैठे थे, यार 52U को डिवाइड किससे करना था यार? 52U हम तो 4 ग्राम से डिवाइड करते थे, हीलियम का एटॉमिक वेट तो 4 ग्राम होता है, तो ऊपर यू दे रखा, नीचे ग्राम, सॉल्व कैसे करेंगे? और जो बिल्कुल ही बेवकूफ होगा वो कहेगा ऐसी तैसी यू की 52 को 4 से डिवाइड करो, बस ऐसी तैसी अब देखा जाएगा। अब उसको पता ही नहीं है कि वो 4 ग्राम होता है कि वो यू होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। तो कल जो काम दिया गया था जल्दी से जरा उसके बारे में
एक दो बातें डिस्कस कर लेते हैं। ये एक सवाल दिया गया था, जल्दी से इसको खत्म करते हैं ताकि तुम्हारा एक छोटा सा रिवीजन। और ये सवाल मैंने बनाए, ये मैंने कहीं से उतारे नहीं है, ये सवाल सिर्फ बनाए हैं सिर्फ ये सोच के कि भाई अगर एनटीए वाला मेरी बातें सुन रहा है या मेरी एक आध लेक्चर को वो देख रहा है तो एटलीस्ट वो उन बच्चों से कुछ बेसिक बात जानने की कोशिश करे। बेकार में वो चाय दे देना, और बेकार में उल्टे सीधे गंदे गंदे कैलकुलेशन के चक्कर में ना फंसाए बच्चों को। अरे भाई गुणा भाग आजकल कौन करता है यार, उसके लिए कैलकुलेटर है, उसके लिए कंप्यूटर है, दुनिया भर की प्रोग्रामिंग है, सब कुछ है। आप हमसे क्यों गुणा भाग करवाते हैं? हमसे सिर्फ आप ये पूछ लीजिए कि क्या आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, खत्म। तो उसने एक छोटा सवाल ये ऐसे करके बना दिया। अब वो यहां से यही तो जानना चाह रहा है कि क्या तुम जानते भी हो कि रिलेटिव एटॉमिक मास किस बला का नाम। अब जिसको पता ही नहीं कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसको कहते हैं वो ये सवाल कर ही नहीं पाएगा। लेकिन हमारा वाला जो लल्लू वो क्या कहेगा, एक सेकंड, हमें सर ने समझाया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है टोटल न्यूक्लियॉन्स। कुछ याद आ रहा है? रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है टोटल न्यूक्लियॉन्स। और मैं बताऊं आपको, सोडियम के अंदर टोटल न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो 23 होते हैं, क्योंकि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। याद है ये वाली बात? यानी टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हुए? 11 + 12 23। और जो एटॉमिक नंबर कार्बन का है, अब ये भी कोई सोचने की बात है। कार्बन का एटॉमिक नंबर मतलब, अब जिसको पता है कि भाई एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं वो 6 लिख देगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और कार्बन के पास प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 होते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं। जो बच्चा ये सवाल नहीं कर पाएगा उसका रीजन सिर्फ इतना है कि उसने ये बात याद नहीं की है कि सोडियम के पास 23 होते हैं, उसके पास 9 होते हैं वगैरह वगैरह। तो मुश्किल है ना, आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ऐसे में अगर मैं टोटल न्यूक्लियॉन्स और नंबर ऑफ कार्बन के एटॉमिक नंबर को जोड़ूं तो 23 और 6 को जोड़कर आपको जो आंसर मिलेगा वो सी मिलेगा। सारे बच्चों ने इसका आंसर सही निकाला होगा, शाबाश। चलिए फिर दूसरा सवाल है, इसके लिए बच्चे कह रहे थे कि सर इसका आंसर गलत है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि शायद हो सकता है कि इसका आंसर जो है वो गड़बड़ दे रखा हो। तो एक बार इसका भी आंसर एक बार हम चेक कर लेते हैं। एक बार इसका आंसर चेक कर लिया जाए। एक बार तुम भी करके देखो कि इसके आंसर में क्या गड़बड़ है। 5 मॉलिक्यूल्स का वेट निकालना है भाई साहब, 5 मॉलिक्यूल्स का। तो मैंने कहा सबसे पहले एक C4H10 का वेट निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ 1 C4H10, वेट ऑफ 1 C4H10 मॉलिक्यूल, एक का वेट निकालते हैं। एक का वेट कैसे निकल के आएगा? 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। 4 कार्बन का हो गया 12 × 4 48 U। ध्यान रखना भाई, यू। क्यों? क्योंकि सर आप एक एटम की बात कर रहे हैं। कार्बन के 4 एटम, यानी कि कार्बन के एक एटम का वेट होता है 12 न्यूक्लियॉन्स की वजह से, और एक न्यूक्लियॉन का वेट यू होता है। तो 12 न्यूक्लियॉन्स का वेट कितना आ जाएगा? 12 U। और क्योंकि उसके पास 4 कार्बन है तो 48 यहां से आ जाएगा, 10 58 यहां से आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ एक साहब का जो वेट है वो 58 U, एक आदमी का भार जो है वो 58 U। सही कर रहे हैं? अच्छा, इसीलिए तुम गड़बड़ कह रहे थे आंसर। ओहो, एक काम करते हैं, इसको सही कर लेते हैं, इसको 10 कर लेते हैं ना, तब है आंसर। हाँ, सब तुम लोग सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, शाबाश। लेकिन तुम इस बात का ध्यान देना यार कि वो ग्राम व्राम वाली बातें मत करना। बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं, आंसर ग्राम में टिक करते हैं। अरे 10 मॉलिक्यूल हैं यार, दिखाई भी नहीं देते, उनका वजन 580 ग्राम। ओफ, पागल होगा, आधा किलो जो दिखाई भी नहीं दे रहा है उसका वजन आधे किलो से ज्यादा नहीं होता। तो समझ बात को, एक एटम का वेट, एक मॉलिक्यूल का वेट न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं, और न्यूक्लियॉन्स का वजन यू होता है। यू बहुत कम होता है। हां, अगर आपको ग्राम में ही लिखने का बड़ा शौक है तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहे कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर वो ग्राम में आपसे जानना चाहता है तो आप ग्राम में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, 580 × 1.66 × 10⁻24 ग्राम। क्यों? क्योंकि सर 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। हम कई बार बोल चुके हैं, आप तो याद ही कर लो। क्लियर है?
तो मेरे ख्याल से सब लोगों को आंसर अब समझ में आ गया होगा। मैंने ये गलत सवाल दे दिया था, इसका आंसर जो है वो गड़बड़ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, और आगे बात करते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात यहां पर जोड़ रहा हूं अभी के लिए, ये नई बात है और बहुत आसान। क्या कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या कॉन्सेप्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या कॉन्सेप्ट। तो हमने कहा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम रिपीटर बैच के बच्चे हैं, हमसे आप क्या खेल रहे हैं सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। आप समझ रहे हैं, यानी अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं तो वैलेंस, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो दे आर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स, हमें उससे मतलब, हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं सर, आउटर शेल का मतलब क्या ये वो, हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं। बाकी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते रहिएगा, हमें इससे मतलब नहीं है। तो अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो मुझे खास तौर पर इन 4 लोगों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया होना चाहिए, बाकी मुझे और कुछ नहीं करना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, हाइड्रोजन की अगर आप बात करें तो हाइड्रोजन एक ऐसा आदमी है, अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक ऐसा आदमी है जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1, हाइड्रोजन इज 1। क्लियर। तो इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,4। अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। और अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर, ये अगर आउटर शेल की आप बात कर रहे हैं तो ये आपका जो के शेल, ये के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया, आगे आते तो एम शेल होता। तो एक तरह से देखा जाए तो जो आउटर शेल है उस शेल में जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वही आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां तक सवाल है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का जो बाहर का शेल है वो तो के शेल ही है सर। तो के शेल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 हो गए, बाकी जितने लोग हैं उनका आउटर शेल हमारा एल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं देते। वो कह रहा है क्या आप बता सकते हैं इस सैंपल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने। तरीका क्या होगा, सबसे पहले सेब निकालेंगे, फिर एक सेब से पूछेंगे तेरे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। तरीका मैंने कल सीख लिया सर, और मैंने ये बात मैं अपने छोटे भाई से सीखी है कि कितने बीज हैं, कितनी पत्तियां हैं, कितने हरे, कितने पीले, काले, सब निकालने का एक ही तरीका है। सबसे पहले ये बताओ सेब कितने हैं। जैसे ही सेब पता चलेगा उसके बाद पत्तियां भी निकलेंगी, काले बीज, नीले बीज, पीले, हरे, काले, सब निकल के आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, क्लियर है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे ये 2-4 बातें ध्यान रखनी। ठीक है। तो ये कभी कभी मैंने देखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेकर सवाल आ जाता है, बच्चा जल्दबाजी में गड़बड़ करता है, तो हमें इस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, चलिए हम अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, चलो एक सवाल कर ही लेते हैं, छोटे मोटे एक सवाल कर डालते हैं, जल्दी से बता दो। फाइंड आउट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 50 CO2 मॉलिक्यूल। 50 CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। कितना सिंपल सवाल है बताइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 1 CO2 निकाल लेते हैं, एक CO2। सब लोग कर लेंगे मुझे पता है, मैं इसलिए चैट खोल भी नहीं रहा हूं, मुझे पता है तुम सब लोग कर लोगे। आप CO2 में, एक CO2 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपने बताया कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 कार्बन के और 6 दूनी 12, 12 और 4 16, यानी कि कुल मिला के देखें तो अगर मैं सही से लिखूं तो 4 + 2 × 6, यानी एक CO2 में 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और आपको 50 के अंदर निकालना है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 50 CO2 आप जानना चाहते हैं तो वो आ जाएंगे 16 × 50, 800 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आंसर आ गया। क्लियर है, बड़ा आसान हो गया एकदम। चलिए हम और बात करते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं जल्दी से। फिर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो एडवांस लेवल पर भी हमसे पूछा गया उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या सवाल है जरा देखिए। ये मैंने कल भी शायद करने के लिए दिया था, मैं फिर वही है, मैं इसको जेई 2027 क्यों लिख रहा हूं सर। ये सवाल आपने अच्छा सवाल बनाया है। क्यों? क्योंकि सर ये
बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं, बच्चा खुद हैरान है यार, मूल कॉन्सेप्ट का सवाल, इसमें कैलकुलेशन ही नहीं है, क्या बदतमीजी है। लेकिन यार ये फिर वही है ना, जिस बच्चे को चीजों का आइडिया है वो आंसर कर पाएगा, जिसको आइडिया नहीं वो नहीं कर पाएगा। अब यहां पर भी रिलेटिव एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का ए। अब मुझे यह बात पता होनी चाहिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास किस चिड़िया का नाम। तो जिसको यह बात पता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास अगर ए है, तो इसका मतलब टोटल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन दैट एटम इज इक्वल टू ए। मानते हो बात को सर? क्योंकि न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वही रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, यानी किसी भी सब्सटेंस का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो उसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियॉन से निकाला जाता है। और न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इसका मतलब टोटल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वैल्यू ए। और वो कह रहा है इट इज आइसोटोनिक विद दिस एलिमेंट। हमने कहा अच्छा आइसोटोनिक क्या बला है? हमने कहा आइसोटोनिक वो आदमी होता है जिसके न्यूट्रॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन्स सेम नहीं होते, मास नंबर सेम नहीं होता, सिर्फ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो मैंने कहा इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं? जितने न्यूट्रॉन्स इसके अंदर हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स इसके अंदर भी होने चाहिए। तो बात तो सही। तो अगर वो हमसे ये कहता है कि भाई आप इसके न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करिए, तो न्यूट्रॉन्स यहां कितने निकल के आएंगे? न्यूट्रॉन्स, मेरे ख्याल से सब लोगों को ये सवाल अच्छा भी लगा होगा, न्यूट्रॉन्स इन बी एक्स सी कितने आ जाएंगे? सर जो ऊपर नंबर होता है वो मास नंबर होता है, और जो नीचे होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। और हमने पढ़ा है कि मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया जाए तो न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा ये वाला आदमी है, इस आदमी में जो न्यूट्रॉन्स हैं वो सी माइनस बी। अब वो जानना क्या चाहता है? वो कहता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम। जो हमारा ऊपर वाला एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो अब देखो हमारे यहां पर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, अगर ये निकालें और उसको इससे इक्वेट कर दें तो हमें कम से कम प्रोटॉन्स का पता चल जाएगा। तो अगर मैं ऊपर वाले आदमी की बात करूं तो ऊपर वाले आदमी में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स इन द एटम कितने हैं? जो एटम हमें गिवन है उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं? ए माइनस पी। ये पी हमारा प्रोटॉन, क्लियर है? और ये न्यूट्रॉन्स जो हैं ये इन न्यूट्रॉन्स के बराबर है, यानी ए माइनस पी बराबर सी माइनस बी। इससे प्रोटॉन्स के नंबर निकल के आ रहे हैं ए प्लस बी माइनस सी। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एलिमेंट न्यूट्रल होता है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि हमारे सब्सटेंस में ए प्लस बी माइनस सी न्यूट्रॉन्स होने प्रोटॉन्स होने चाहिए, और वही किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। बताओ जल्दी से, ये बात समझ में आई सबके? अब ये सवाल अच्छा है, मैंने बनाया है ये सोच के कि भाई देखते हैं बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है। तो यार ये सवाल अगर आता है, अब ये पूछ लो ना यार जबरदस्ती, वो 2 इंटू 3.999 अपॉन 4.6 इंटू लॉग ऑफ दिस, क्या करते हो यार? इसके लिए कैलकुलेटर अलाउ करो, बात खत्म करो। आईआईटी में घुसते ही कैलकुलेटर दे देते हैं। वो कहते हैं बिना कैलकुलेटर के ट्यूटोरियल क्लास करने मत आया करो। कैलकुलेटर जाते ही चाहिए, वो भी कौन सा? साइंटिफिक कैलकुलेटर। यहां पर कैलकुलेटर को यूज करने में मुसीबत हो जाती। तो मैंने ये सोच के सवाल बनाया कि भाई जेई वाले अगर सुन रहे हो, देख रहे हो, तो अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं जिनको बच्चे की सोच जिससे क्लियर होती। और सवाल बड़ा क्लियर था कि आपको सबसे पहले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम दे रखा है, इससे आपने न्यूट्रॉन्स निकाल लिए, सम दैट इज ए माइनस प्रोटॉन। तो ये ए माइनस प्रोटॉन मेरे न्यूट्रॉन्स हो गए, और ऊपर वाले जो एलिमेंट है जो दूसरा वाला उसमें जो न्यूट्रॉन्स है वो ये, दोनों को इक्वेट करके प्रोटॉन निकला है। और जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एलिमेंट हमारा न्यूट्रल है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उस एलिमेंट के अंदर ए प्लस बी माइनस सी के बराबर आ जाएंगे। मस्त सवाल है, अपना करके देख लीजिए। क्लियर है? अच्छा सवाल है, मतलब मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बेसिक सवाल की बात कर रहा है, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? चलिए ठीक। एक आदमी लिख रहा है रिपीट। यार क्यों परेशान कर रहा है यार, बेकार में हम समझ बात को उठा के पटक देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसे तो थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए और बात करते हैं। अब आते हैं थोड़ी सी अपनी बात पर, कि जो डिस्कशन हम कर रहे हैं अब मैं उसी डिस्कशन की बात कर रहा हूं, और उस डिस्कशन में एक नया वर्ड लेकर आते हैं, एंड दैट इज मोल। क्या जरूरत पड़ रही है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, मैं तुम्हें समझाता हूं। ये जो एटम्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं,
आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इतने छोटे होते हैं कि इनके नंबर्स को डिफाइन करने के लिए मुझे एक नई यूनिट की जरूरत पड़ती। आप समझिएगा बात। जिस तरह से इनके वेट्स को डिफाइन करने के लिए आपने एक नई यूनिट ढूंढी थी, एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, जिसको यू कहते हैं आप, उसी तरह से इनके नंबर्स को डिफाइन करने के लिए भी एक नई यूनिट चाहिए। सर अब तक तो आप दिखा ही रहे थे नंबर 50 आदमी, 10 आदमी, 30 आदमी। अरे यार ये तो सिर्फ हमारे तुम्हारे कहने की बातें थी, 50 आदमी, 10 आदमी, 30 आदमी। ये 50 आदमी, 10 आदमी, 30 आदमी तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे, तुम्हें मिलेंगे ही नहीं कहीं, तुम इकट्ठा ही नहीं कर सकते 50। वो इतने कम होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हमने कहा मतलब कह रहे हैं कि सर जैसे मान लीजिए आपने ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे करके यूं करके हाथ दबा दिया ऐसे ऐसे, तो इस हाथ में आपके इतने एयर के पार्टिकल्स आ चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते सर, आप गिन भी नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि सर बाजार में आप अंडे लेने गए तो आपने अंडे वाले से बोला कि भाई मुझे 1 दर्जन अंडे दे दो, तो उसने 1 दर्जन अंडे दे दिए, केले ले लिए, सेब ले लिए, संतरे ले लिए। लेकिन सर अब एटम्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं ये मान लो ये पेंसिल है और इस पेंसिल से आपने एक डॉट बना दिया, ये तो इस डॉट में, पेंसिल इज ग्रेफाइट, कार्बन है ना, पेंसिल कार्बन होती है ना, तो उस डॉट में कार्बन के इतने एटम्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, पागल हो गए हो, दर्जनों में इतने कि तुम सोच भी नहीं सकते। हमने कहा यार इतने बड़े नंबर के लिए हम करें क्या, मतलब अब और वो नंबर इतना बड़ा है कि आप सोचा भी नहीं जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता। तो हमने कहा कि भाई ये तो यार तो फिर कुछ ऐसा नंबर बताओ, कोई एक नई यूनिट बनाओ कि इतने छोटे लोगों के भी हम नंबर्स को, इतने छोटे लोगों के भी नंबर्स को किसी तरह से आसान तरीके से बोल सके। तो उसने कहा भाई एक तरीका है, आप एक नई यूनिट डिफाइन करिए, मोल, और ये इस्तेमाल करिए आप इन लोगों के नंबर्स को डिफाइन करने के लिए। आप 2 मोल, 4 मोल, 5 मोल, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर होता है मोल। जैसे डजन जो होता है वो 12 होता है, वैसे ही जो मोल है वो एक बहुत बड़ा नंबर। तो हमने कहा कि भाई ये जो मोल है ये कैसे सोचा जाए। तो उसने कहा देखिए ऐसा है, एक डेफिनेशन है, एक फिक्स डेफिनेशन है, और मैं तुम्हें बताऊं, तुम में से बहुत सारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मोल का बहुत ज्यादातर जगहों पर इंटरप्रिटेशन है कि मोल का मतलब होता है अवागाड्रो नंबर। अवागाड्रो नंबर के बराबर कोई भी चीज ले ली जाए उसे मोल कहते हैं। ये डेफिनेशन नहीं है। मोल की डेफिनेशन में कहीं पर भी अवागाड्रोज नंबर नहीं आता, 6.022 इंटू 10⁻23 कहीं नहीं आता। मोल की डेफिनेशन बाकायदा डिफाइन की गई है, और वो डेफिनेशन ये कहती है कि भाई मुझे नहीं पता क्या होता है मोल, मैं तो इतना जानता हूं कि अगर तुम कार्बन का 12 ग्राम सैंपल ले आओ, यानी 12 ग्राम कोयला ले आओ कहीं से, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, 12 ग्राम का कोयला, तो उसके अंदर ऑब्वियसली कौन होगा सर, उसके अंदर कार्बन के एटम्स होंगे। अब कितने होंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी होंगे उस नंबर को मोल कहते हैं, बस बात खत्म। यह है डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोल। इसमें कई अवागाड्रो नंबर नहीं है, कुछ ड्रामा नहीं है, साफ सी डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन्स दैट मच एंटिटीज। दैट मच एंटिटीज मतलब उस सब्सटेंस को जो सैंपल आपने लिया है वो क्या, किस चीज का सैंपल है। अगर वो एटम है तो एंटिटीज का नाम एटम होगा, अगर वो मॉलिक्यूलर सैंपल है तो एंटिटीज का नाम मॉलिक्यूल होगा, अगर वो आयनिक सैंपल है तो एंटिटीज का नाम आयंस होगा। यानी आपने जो भी सैंपल लिया है उस सैंपल का वो अमाउंट जिसके अंदर उतनी एंटिटीज प्रेजेंट हैं जितनी 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन के एटम्स होते हैं। अगर ऐसा है तो उसे 1 मोल कह दिया जाएगा, बात खत्म। ये डेफिनेशन है जो हमसे कभी नहीं पूछी जाएगी, हम तुम्हें अपनी भाषा में समझाते हैं। हमारी भाषा ये कहती है कि हमारी भाषा ये कहती है कि अगर मैं 12 ग्राम कोयला ले आऊं, ये आपने 12 ग्राम का सैंपल ले लिया, ये 12 ग्राम कार्बन का सैंपल, तो इस 12 ग्राम कार्बन के सैंपल में कौन है सर, इस कार्बन के सैंपल में कार्बन के एटम्स हैं, यानी कि ये आपके कार्बन के गोले हैं, ये कार्बन की बॉल, ये एप्पल है सर, ये एप्पल, ये एप्पल्स हैं, और इन एप्पल से मिलकर जो है ये पूरा 12 ग्राम का बक्सा तैयार हुआ है। कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि भाई साहब जितने भी एप्पल हैं, यानी जितने भी, यानी आप इसको क्या लिख रहे हैं, दिस इज कार्बन एटम,
जिसको मेरी भाषा में क्या कहा जाता है, एंटिटी। और एंटिटी क्या है इस बार, ये एप्पल। कौन सी एंटिटी है ये, कार्बन एटम। एंटिटी का नाम क्या है, एप्पल एटम। दिस इज एंटिटी। एंटिटी मतलब जिसने भी ये सैंपल बनाया है। किसने बनाया है ये सैंपल, ये सैंपल हमारे कार्बन एटम्स ने बनाया है, यानी एंटिटी हमारी कार्बन एटम। अब वो ये कह रहा है भाई मुझे नहीं पता मोल ढोल क्या है, मैं इतना जानता हूं, बड़े आदमी ने मुझे एक डेफिनेशन ये दिखाई है कि 12 ग्राम के कोयले में जितने भी एंटिटी होंगी, उस एंटिटी का जो नंबर होगा, उस नंबर के बराबर तुम जो ले आओ उसे मोल बोलूंगा मैं, जो ले आओ। तो मैंने कहा मतलब, कह रहा मान लो ये नंबर निकल के आया 100, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, मान लो ये नंबर निकल के आया 100, तो अब अगर तुम 100 पेन ले आओगे तो मैं बोलूंगा 1 मोल पेन, तुम 100 अंडे ले आओगे तो मैं बोलूंगा 1 मोल अंडे, तुम जो भी चीज 100 लाओगे वो 1 मोल। आज से 100 1 मोल है, बस बात खत्म। एनीथिंग 100 1 मोल। तो उसने कहा ये बताओ कितनी एंटिटीज इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ये कैसे निकालें। हमने कहा ये तुम गलत आदमी से पूछ रहे हो, हमसे तुमने ये सवाल कैसे पूछ लिया कि 12 ग्राम के सैंपल में कितने कार्बन के एटम्स हैं, तुमने हमसे कैसे पूछ लिया। ये तो तुमको हमारे छोटे भाई से पूछना चाहिए, क्योंकि छोटा भाई ये कल से समझा रहा है कि बक्से का वजन अगर पता हो और तुम्हें यह पता हो कि एक एप्पल का वेट कैसे निकालते हैं, तो आप टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। भैया भैया, अगर आपको नंबर ऑफ एप्पल्स निकालने हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने हो, तो भैया टोटल वेट को, बक्से के टोटल वेट को आप एक एप्पल के वेट से दे मारिए, यानी वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। मैं सिर्फ तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या तुम, मैं चैट खोल रहा हूं, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि एक कार्बन एटम का वजन क्या है। और प्लीज सही लिखना, वरना मत लिखना। एक कार्बन एटम का वजन क्या लिखूं मैं नीचे, एक कार्बन एटम का